हेलो फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल जीएस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 31/3/2016 शिफ्ट थर्ड में पूछे गए मैथ के सारे सवालों पे। इससे पहले 10 पार्ट तक हो चुका है जिसमें हम लोग 274 नंबर सवाल तक को देखे हैं। आज 275 नंबर का सवाल स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 275 नंबर का सवाल। सुनिएगा, सवाल है कि एक तौलिया 12% लाभ पर बेचा गया। यदि मूल्य 25 रुपया बढ़ा दिया गया होता तो 32% का लाभ होता। तो तौलिया का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, तौलिया का क्रय मूल्य पूछा है सर। आइए थोड़ा सा बोर्ड पे देखिएगा। पहले इसको 12% का प्रॉफिट होता था, जिस समय से 25 रुपया अधिक में बेचा तो अब 32% का प्रॉफिट होगा। तो जरा सा गौर करिए, पहले से कितना परसेंट अधिक लाभ हुआ सर? पहले 12%, अब 32% का लाभ हो रहा है। क्यों? 25 रुपया अधिक में बेचने की वजह से। यानी 25 रुपया अधिक में बेचा तो हम भी इधर जानेंगे कि कितना परसेंट अधिक लाभ हुआ। तो इससे ये वाला डाटा 20% अधिक है, यानी परसेंट में 20% अधिक लाभ हुआ है। क्यों? 25 रुपया अधिक में बेचने की वजह से। दोनों सेम डाटा है सर। ये दर्शाता है कितना रुपया अधिक में बेचा, ये दर्शा रहा है कितना परसेंट अधिक लाभ हुआ। तो दोनों सेम ही बात है। अलग बात है कि परसेंट में, एक रुपया में, दोनों को हमने बराबर किया। और 1% का वैल्यू निकालिएगा तो 20 आ जाएगा बट्टा में, तो 25/20 हो जाएगा। 100% का वैल्यू निकालिएगा, 100 से इधर गुना तो 100 से इधर भी गुना हो जाएगा। हमने कर दिया 20×5 100, यानी 100% का मूल्य हो जाएगा 125 रुपया। और आप तो जानते हैं 100% हमेशा क्रय मूल्य को दर्शाता है, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125 रुपया। तो अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा, 276 नंबर का। बोला है 276 से लेके 273 यह पाई चार्ट एक स्कूल के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। पाई चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। पाई चार्ट देखिएगा सर, क्रिकेट जो है 17% विद्यार्थी खेलता है और हॉकी 33% विद्यार्थी हॉकी खेलता है और 22% कबड्डी खेलता है, 28% फुटबॉल खेलता है। अब डाटा को समझ गए आप लोग। अब इसी के आधार पे हम लोगों को तीनों क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो पहले यहाँ पे सुनिएगा सर 276 नंबर का सवाल। तो देखिए जरा सा, 276 नंबर का सवाल बोला है कि फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाला का अनुपात बताइए। फुटबॉल की तुलना करना है किसके साथ? कबड्डी के। तो जिसका तुलना जिसके साथ करना है सर, फुटबॉल का तुलना करना है कबड्डी के साथ। कबड्डी को पहले लिखिएगा, यानी कबड्डी अनुपात फुटबॉल निकालना। तो जरा सा गौर करिएगा, कबड्डी अनुपात फुटबॉल पूछा, तो जरा गौर करिए, कबड्डी खेलने वाले कितने परसेंट लोग हैं? 22% लोग हैं। फुटबॉल खेलने वाले देखिए तो 28% लोग हैं। दोनों का रेशियो निकालिएगा तो 2 11 है 22, 14 दूना 28, यानी फुटबॉल और कबड्डी और फुटबॉल खेलने वाला का अनुपात कितना हो जाएगा? 11:14। इस बातों का खासा ध्यान रखिएगा सर। लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, पहले बोला उसको फुटबॉल तो फुटबॉल पहले लिख देता है, जो कि गलत है। फुटबॉल का तुलना करना है कबड्डी के साथ, तो इसका तुलना कबड्डी के साथ करना सर। कबड्डी को पहले लिखिएगा और फुटबॉल को बाद में, ठीक है। अगले सवाल सुनिएगा 277 नंबर का। बोला क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोण कितना होगा? देखिए सर, क्रिकेट खेलने वाले 17% लोग हैं। बोला इसका केंद्रीय कोण कितना होगा? सेक्टर कोण मतलब केंद्रीय कोण, डिग्री में माप पूछा है। तो देखिए परसेंट को डिग्री में बदलना है। तो यहां पर गौर करिएगा, 277 नंबर का सवाल, 17% लोग क्रिकेट खेलते हैं। बोला इसका डिग्री में मान बताइए। तो 17% हटाइएगा तो नीचे 00 और डिग्री में लाने के लिए 360 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए ये 0 कट जाएगा, 2×5 10, 18 दूना 36 होगा। ऊपर वाले को गुना करिएगा तो 18 126 होता है। यहाँ पे 12, 18 कम 18, 18 12 कितना हो जाएगा? 30/5। अब ये डिग्री में बदला जाएगा, 5 6 के 30, 5 एकम 5,
105 दूना 10, यानी सर ये जो क्रिकेट खेलता है परसेंट में तो मान उसका 17% है, लेकिन अगर डिग्री में पूछिएगा तो 61.2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला 278 नंबर का सवाल सुनिए। बोला अगर कुल 700 छात्र हैं तो हॉकी को पसंद करने वालों और फुटबॉल को पसंद करने वालों के बीच अंतर क्या होगा? क्या बोला सर? सभी खेल मिलाकर टोटल विद्यार्थी 700 है, तो हॉकी पसंद करने वाले और फुटबॉल पसंद करने वाले दोनों के बीच अंतर पूछा। गौर फरमाइएगा सर, यहाँ पे 278 नंबर का सवाल है। हॉकी देखिए टोटल कितना है, 700 छात्र है, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे हॉकी खेलने वाले कितने। तो टोटल 700 है, हॉकी खेलने वाले आप ग्राफ को देखिए, पाई चार्ट को, तो 33% लोग हॉकी खेलते हैं, यानी 700 का 33% उड़ेगा तो नीचे डबल जीरो कटेगा, तो इसको सॉल्व करिएगा तो यहां हो जाएगा 7 × 21, 7 × 21 2 23, यानी 231 लोग हॉकी खेलते हैं। अब हमको निकालना फुटबॉल कितना खेलता है, तो जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पे फुटबॉल खेलने वाले लोगों की टोटल तो 700 है, और 700 का ये 28% लोग फुटबॉल खेलते हैं, 28% उड़ाइएगा, नीचे डबल जीरो कटेगा, तो ये हो जाएगा 7 × 8 56, और 7 दूना 14, 5 कितना होता है 19, यानी 196 विद्यार्थी फुटबॉल खेलता है और 231 विद्यार्थी हॉकी खेलता है। बोला दोनों में अंतर बताइए, अंतर निकालने लीजिएगा सर, अंतर बराबर हो जाएगा 231 माइनस हो जाएगा 196, 11 में से 6 जाएगा तो 5, यहाँ पे 12 में से 9 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, यानी दोनों का अंतर कितना 35। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा सर, यहाँ पर दिया है 279 नंबर का सवाल। बोला एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगा समय ज्ञात करिए। जैसा गौर करिएगा, ट्रेन की लंबाई दिया है, ट्रेन का चाल दिया है, बोला एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, और समय निकालने के लिए हम लोगों को दूरी और चाल मालूम होना बहुत जरूरी है। जरा सा गौर करिएगा सर, यहाँ पे 279 नंबर का सवाल। ट्रेन की लंबाई हम लोगों को दिया है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। ट्रेन की लंबाई दिया है हम लोगों को 150 मीटर, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बराबर दिया है सर हम लोगों को 54 किलोमीटर प्रति आवर। ये देखिए जरा सा, यहाँ पे ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं हम लोग। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 54 गुना 5/18, 18 × 54, यानी हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब बोला ना सर ये कि एक खंभे को पार करती है तो कितना समय लगेगा। जैसा गौर करिए, खंभा यहाँ पे है, इसको पार किया तो पार करने से ये पता नहीं चल पा रहा है कि कितना दूरी तय किया होगा। तो यहां तरह से समझिएगा, ये देखिए इधर से ट्रेन आ रहा है, मान लीजिए ये खंभा है इस प्रकार से खड़ा, तो देखिए पार कर, अभी जा रहा है इधर, अभी पार करना स्टार्ट नहीं किया है, अभी नहीं किया है सर, अब कर रहा है। देखिए यानी यहां से पार करना स्टार्ट किया, जिस समय खंभा और ट्रेन का मुंह मिला उस समय से पार करना स्टार्ट किया। देखिए पार कर रहा है सर, अभी तक पार नहीं किया है, अभी तक पार नहीं किया है, देखिए अभी तक पार नहीं किया, अब पार कर गया, अब पार कर गया सर। पार करने के चक्कर में ट्रेन का मुंह कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, यानी खंभा को पार करने के चक्कर में ट्रेन यहां से लेके यहां तक का दूरी सफर किया। ये दूरी किसके दूरी को दर्शाता है, ट्रेन की लंबाई को। यानी हम लोगों को पता चल गया कि खंभा को यदि पार किया होगा तो ट्रेन अपनी लंबाई जितना दूरी तय कर लिया होगा, यानी 150 मीटर दूरी तय किया होगा तब पार हुआ होगा। दूरी पता चल गया, उसको पार करने के चक्कर में 150 मीटर दूरी चला है और चाल मालूम है, तो समय नहीं निकल जाएगा। जरा सा गौर करिएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल होता है, तो 150 बटे हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। यहां देखिए मीटर में दिया था, मीटर कटेगा, सेकेंड प्लस के ऊपर जाएगा, 15 10 होता है, यानी 10 सेकेंड में इसको पार कर दिया होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा 280 नंबर का। बोला आज से 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 बरस थी, शंकर की आयु 15 बरस थी,
और बोला आज से 5 वर्ष बाद दोनों की औसत आयु कितना होगा। जरा सा और फरमाइएगा सर। जॉन का 3 वर्ष पहले जॉन का आयु 12 था। जब 3 वर्ष पहले 12 था, अभी तो वर्तमान में जॉन 15 वर्ष का ना होगा। जरा गौर करिए 280 नंबर में, तो जॉन का वर्तमान उम्र हो जाएगा, वर्तमान उम्र हो जाएगा आपका। देखिए जब 3 वर्ष पहले 12 का था, तो अभी तो 15 वर्ष का होगा, 15 वर्ष का होगा। अब जरा सा गौर करिएगा, फिर बोला कि शंकर 3 वर्ष पहले 15 वर्ष का था। 3 वर्ष पहले जब शंकर 15 वर्ष का था, अभी तो 18 वर्ष का हो गया होगा। यानी शंकर का वर्तमान उम्र हो जाएगा 18 वर्ष। तो हम लोगों से पूछा है कि 5 वर्ष बाद दोनों का औसत आयु कितना होगा। जरा गौर फरमाइएगा सर। 5 वर्ष बाद एवरेज आयु पूछा है, तो आप ये बताइए ना, जिस समय का एवरेज आयु पूछता है ना, तो उस समय दोनों के एजों का योग बटे 2 करिएगा तो एवरेज निकलेगा। आप बताइए जब वर्तमान में जॉन 15 वर्ष का है, अब 5 वर्ष बाद कितना का होगा, 20 वर्ष का। ये जॉन 5 वर्ष बाद 20 वर्ष का, और शंकर वर्तमान में 18 वर्ष का है। 5 वर्ष बाद कितना का होगा, 18 5 होता है 23 वर्ष का। यानी 5 वर्ष बाद दोनों का आयु 20 और 23 होगा। औसत पूछा तो दोनों के आयु में 2 से भागा दे दीजिएगा, तो 5 वर्ष बाद का औसत निकलेगा। ऊपर में हो जाएगा 43 बट्टे 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी आंसर हो जाएगा 21.5 आंसर। ठीक है। 281 नंबर का बोला 1 + 10 स्क्वायर थीटा कितना होगा। गौर फरमाइएगा सर। यहाँ पे 281 नंबर सवाल में पूछा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। 10 स्क्वायर 2 थीटा है। आप गौर करिए, एक वो फॉर्मूला जानते होइएगा आप लोग कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जानते हैं ना सर। एक दूसरा फार्मूला भी होता है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, बस दोनों समान होना चाहिए तो 1 हो जाएगा। जैसे sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा बराबर भी 1 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। बस दोनों समान होगा ना सर, तो बराबर 1 हो जाएगा। जैसे sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा बराबर भी 1 होगा। तो यहां पर देखिए तो 1 + 10 स्क्वायर 2 थीटा है, यानी ये उधर जाएगा तो 1 + 10 स्क्वायर 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2 थीटा। आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। अगला सवाल सुनिएगा 282 नंबर का। बोला संख्याओं के निम्नलिखित सेट का माध्य ज्ञात करिए। देखिए सर, संख्या हम लोगों को दिया है 8 0 5 3 2 9 1 5 4 7 2 5। माध्य कैसे निकालते हैं सर, सभी डाटाओं का योग बट्टे नंबर ऑफ डाटा। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया माध्य का बहुलक, आप जाके वहां देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ माध्य निकालना है, तो माध्य देखिए कैसे निकलेगा। 282 नंबर माध्य बराबर होता है सभी डाटाओं का योग, यानी हो जाएगा 8 + 0 + 5 प्लस देखिए 3 प्लस हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा आपका 5 प्लस हो जाएगा 4, देखिए जरा सा प्लस हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 5। बट्टा में देखिए तो सर कितना डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बट्टा में हो जाएगा 12। तो ऊपर वाले को जोड़ते हैं कितना होने वाला है 8 5 13 13 3 16 16 2 18 18 9 कितना हो जाएगा 27 1 28 5 33 33 4 37 होता है 37 7 तो 44 44 2 46 46 5 कितना हो जाएगा 51, यानी 51 बट्टे 12 भागा दीजिएगा तो बड़ चौके 48 3 शून्य 12 दूना 24 6 शून्य 12 पंचे 7, यानी माध्य कितना होगा 4.25। ठीक है। तो आज 283 नंबर का सवाल देखिए क्या दिया है। बोला है 252 294
और 3H8 का मौसौ 42 है, तो बोला H की जगह क्या होगा। गौर करिएगा सर जरा सा यहाँ पे सवाल देखिए हम लोगों को दिया है 252 दिया है और देखिए 294 दिया है और यहाँ पे 3H8 दिया है। बोला ये तीनों का HCF जो है आप लोगों को 42 दिया है। बोला बताइए H की जगह क्या होगा सर। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। आप बाय ऑप्शन H की जगह कुछ ऐसे मानों को रखिए ताकि तीनों का HCF 12 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बाय ऑप्शन 7 रखिएगा ना H की जगह, तो हाथ 7 रखने से HCF 42 हो जाता है, H का मान कितना होगा 7 होगा। समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है। 284 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 8% की छूट दे देता है। बोला लाभ प्रतिशत क्या होगा। सर ऐसे सवालों को हम लोग एबी फार्मूला से बनाते हैं। एबी फार्मूला कब यूज करते हैं, जब दो कंटिन्यू घटना हो। कंटिन्यू घटना कैसे पता चलता है, जब किसी का मूल्य पहले बढ़ा दिया जाए, उस बढ़े हुए मूल्य पर फिर थोड़ा सा कम कर दिया जाए, तो ये कंटिन्यू घटना हो गया। पहले किसी का मूल्य बढ़ाया, इस बढ़े हुए मूल्य पर थोड़ा कम कर दिया, तो ये कंटिन्यू घटना है। और कंटिन्यू घटना को सर हम लोग एबी फार्मूला से बनाते हैं। सुनिएगा एबी फार्मूला क्या होता है। ए बी फार्मूला है, ए बी फार्मूला जरा सा गौर करिएगा सर। ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100 होता है। वृद्धि बोलेगा ना तो प्लस से डिनोट करिएगा और कमी बोलेगा तो माइनस से डिनोट करिएगा। क्या बोला, पहले तो मूल्य को 25% बढ़ा के अंकित कर दिया। बढ़ाया मतलब सर एक की जगह प्लस 25 बढ़ाया तो प्लस से। फिर बोला कि ग्राहक आया तो उसको 8% का छूट दे दिया। छूट दिया मतलब कमी, तो कमी मतलब -8 हो जाएगा। ये दोनों चिन्हों का गुना करके यहाँ बीच में लिखेंगे, तो प्लस गुना माइनस माइनस, ये दोनों का गुणनफल यहाँ लिखाएगा सर। तो 25 8 200 होता है, 200 बटे 100, ये 00 कटेगा। देखिए 25 में से 10 जाएगा तो बचेगा 15। इस 25 में से 10 जाएगा तो 15 बचेगा। अगर सर ये प्लस में निकला है तो समझ जाइए दुकानदार 15% प्रॉफिट में है। अगर ये माइनस में निकलता तो समझ जाते हैं दुकानदार 15% लॉस में। यहाँ पे प्लस में निकला ना, यानी कि दुकानदार 15% प्रॉफिट में। ठीक है। 85 नंबर का बोला सरल करें और सी का गुणांक ज्ञात करें। सवाल दिया है सर हम लोगों को सी का गुणांक ज्ञात करना। गौर फरमाइएगा जरा सर। 285 नंबर का सवाल हम लोगों को दिया है सर 2/3 ए दिया है और देखिए जरा सा यहाँ पे -3/2 बी दिया है, प्लस दिया है सी, माइनस दिया है 2a और देखिए प्लस दिया है 3 इंटू में दिया है b माइनस सी। आगे देखिए माइनस दिया है 2/5 सी दिया है। बोला सर सी का गुणांक बताइए। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 2a/3 माइनस 3b/2 है ना, प्लस सी माइनस 2a, 3 से गुना करिएगा तो प्लस 3b, 3 से गुना करिएगा तो माइनस 3c हो जाएगा। और देखिए 2/5 यहाँ पे c हो जाएगा सर। सारे a वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, सारे b वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं और सारे c वाले टर्म को सर हम लोग एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2a/3 और देखिए तो a वाला एक टर्म ये है, एक टर्म ये है ना सर। तो यहाँ हो जाएगा -2a है ना। आगे देखिए -3b/2 है। अब b वाले को एक साथ लिखते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस 3b है तो दोनों को हमने साथ लिख दिया। अब आगे देखिए c वाले को एक साथ लिखते हैं। तो प्लस c है तो प्लस c लिखा हमने, -3c हो जाएगा और यहाँ देखिए -2/5c हो जाएगा। यहाँ से सर a कॉमन ले लीजिएगा तो 2/3 - 2 हो जाएगा है ना। देखिए तो यहाँ से b कॉमन ले लीजिएगा प्लस b, तो क्या हो जाएगा -3/2 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ से 1 को या c कॉमन ले लीजिएगा, प्लस c कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पे -3 बचेगा और यहाँ -2/5 बचेगा। अब रुक जाइएगा सर। यहाँ पे a के गुना में जितना भी है ना ये टर्म, ये a का गुणांक है। अब b के गुना में जो भी है ये b का गुणांक है और c के गुना में जो भी है वो c का गुणांक है। तो c का गुणांक ना पूछा हम लोगों से, तो c का गुणांक तो ये है। तो जरा सा गौर करिएगा, c का गुणांक बराबर हो जाएगा तो 1 - 3 - 2/5। जब इसको सॉल्व करिएगा सर तो ये हो जाएगा -2 5 दूना 10 और ये हो जाएगा माइनस, यानी -12/5 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगले सवाल जरा सा सुनिएगा। तो बोला है 286 नंबर का, बोला दो अनुपूरक कोण x + 38 और 3x - 58 डिग्री है, दोनों में से बड़ा कोण ज्ञात करिए। गौर फरमाइए सर अनुपूरक किसको बोलते हैं। अनुपूरक बोले संपूरक बोले दोनों सेम ही बात है।
मतलब दो कोणों का योग 180 हो तो इसीलिए बोलता है ये दोनों कोण एक दूसरे का अनुपूरक है। बस जैसे बोलेंगे 60 का अनुपूरक कौन है 120 है, क्योंकि दोनों का योग 180 होना चाहिए। बोलेंगे 90 का अनुपूरक कौन है, तो ऐसा सोचिए कि 90 में क्या जोड़ा जाए ताकि 180 हो जाए। 90 का अनुपूरक 90 है। बोलेंगे हम 20 का अनुपूरक कौन है, तो 160 है। यानी दो कोणों का योग 180 है तभी एक दूसरे का अनुपूरक है। समझ में आ रहा ना। यहाँ दो कोण हम लोगों को देखिए क्या क्या दिया है सर 286 नंबर के सवाल में। पहला कोण दिया हम लोगों को x प्लस 38 डिग्री दिया है और दूसरा कोण हम लोगों को दिया है 3x माइनस 58 डिग्री, है ना सर। बोला ये दोनों कोण एक दूसरे का अनुपूरक है। अनुपूरक है मतलब दोनों का योग 180 है, यानी x प्लस 38 प्लस हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा 58 बराबर हो जाएगा 180, है ना सर। देखिए जैसे यहाँ पे दोनों को घटाइएगा तो हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा 20 डिग्री सर, जिसमें माइनस जाएगा तो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये उधर जाके जुटेगा तो 4x बराबर हो जाएगा 200 डिग्री और x बराबर कितना हो जाएगा 50। बोला दोनों में छोटा कौन है, तो सर x का वैल्यू इसमें रखेंगे हम लोग, x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो दोनों कोण पता चल जाएगा हम लोगों को। देखिए तो x का वैल्यू रखिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, पहला कोण x प्लस 38 है तो यहाँ पे x का वैल्यू 50 रखिएगा तो 50 38 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, है ना। और दूसरा कौन हो जाएगा सर, दूसरा है हम लोगों का 3x माइनस है 58 डिग्री। यहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे 50 तो 50 दिया 150 और 150 में से 58 जाएगा तो 92 डिग्री बचेगा। हम लोगों से क्या पूछा था यहाँ पे, देखिए तो जरा सा हम लोगों से पूछा था कि बताइए दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा तो सर यही ना है, ये तो हो गया 88 डिग्री, आई हो गया 92 डिग्री, तो बड़ा 92 डिग्री है। सुनिएगा 287 नंबर का बोला है दो लगातार सम संख्या का गुणनफल 528 है, छोटी संख्या ज्ञात करिए। दो लगातार सम संख्या है सर, आप तो जानते हैं कोई भी दो लगातार सम संख्या हो तो दोनों में 2 का डिफरेंस होता है। जैसे 2 और 4 लगातार है सर, तो 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है 10 और 12 लगातार है तो डिफरेंस कितना है 2 है। तो कोई भी दो लगातार सम संख्या लीजिएगा तो दोनों में 2 का डिफरेंस होता है। यहाँ क्या बोला हम लोगों से, बोला दो लगातार सम संख्या है और दोनों का गुणनफल 528 दिया है। बोला बताइए छोटी संख्या कौन होगा, गौर फरमाइएगा सर यहाँ पे। तो देखिए 200 यहाँ हम लोगों का 87 नंबर है, तो पहला सम संख्या को हमने मान लिया, पहला सम संख्या को हमने मान लिया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा सर लगातार में, दूसरा क्या हो जाएगा बताइए जरा सा, दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस 2 हो जाएगा, तब ना लगातार हुआ। बोला दोनों का गुणनफल 528 है, x इंटू एक्स प्लस 2 ये भी दोनों के गुणनफल को दर्शाता है और 528 भी वो दोनों का गुणनफल है, तो गुणनफल बराबर गुणनफल कर दिए। बोला x का वैल्यू क्या होगा, तो सर इसको सॉल्व करिएगा तो द्विघात पे आ जाएगा, फिर सॉल्व करते करते बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे आपको एक लॉजिक लगाना है, तो यहाँ पे आपको लॉजिक ये लगाना है, जब हम लोग उससे छोटी संख्या में x का वैल्यू पूछा है तो यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड प्रयोग करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि x के जगह कुछ ऐसे मानों को रखेंगे बाय ऑप्शन जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, यानी LHS बराबर RHS हो जाए। तो बाय ऑप्शन रखते हैं सर, कौन ऐसा ऑप्शन है जो समीकरण को संतुष्ट कर देता है, तो पहला ऑप्शन है 18, तो यहाँ 18 रखेंगे x की जगह तो ये हो जाएगा 20, 18 दूना 36 यानी 360 बराबर तो नहीं हो पाता है, यानी x की जगह 18 नहीं हो सकता है। दूसरा है 20, अगर यहाँ 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा 22, अब 20 गुना 22 440 होता है, नहीं 528 के बराबर तो नहीं हो पाएगा। आगे देखिए हम लोग रखते हैं 22, तो 22 रखेंगे तो ये हो जाएगा सर 24, और 22 गुना 24 होता है 528, यानी x बराबर आपने 22 रखा, अगर ये 22 होगा तो ये कितना 24 हो जाएगा। वही बोला कि बताइए छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को बोला है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 दिया है, त्रिभुज किस प्रकार का होगा, गौर करिएगा सर। त्रिभुज में 3 ही कोण होता है, जानते होइएगा आप लोग, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री तो फिक्स होता है। तीनों कोणों का अनुपात दे दिया, अब बोला बताइए कौन सा त्रिभुज है। आइए बोर्ड पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए जरा सा 288 नंबर के सवाल में बोला 3 कोण है, त्रिभुज तो जानते नहीं करते हैं, ऐसा होता 3 कोण होता है, 1 2 3 और तीनों कोणों का अनुपात दिया, तीनों कोणों का अनुपात दिया है हम लोगों को। देखिए जरा सा यहाँ पर 2:4:3 दिया। आप तो जानते हैं तीनों कोणों का संख्यात्मक योग होता है 180, तो हम अनुपात में भी तीनों का योग निकालेंगे, तो 4 3 7 2 9, अनुपात में तीनों कोणों का योग 9 है, असंख्या में तीनों कोणों का योग 180 है। अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 20, यानी तीसरा कोण हो जाएगा 20 3 60, और दूसरा कोण हो जाएगा 20 4 80, और पहला कोण हो जाएगा 20 2 40, यानी तीनों कोण अलग अलग है।
तो पहला ऑप्शन देखते हैं सर, क्या ये समकोण हो सकता है? ये त्रिभुज नहीं, ये समकोण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समकोण का एक कोण 90 डिग्री तो फिक्स होता है सर, इसमें एक भी कोण 90 डिग्री नहीं हुआ, समकोण नहीं होगा। अगला कोण देखिए तो न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज का क्या है डेफिनेशन सर? अगर तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो समझ जाएंगे न्यून कोण है। हाँ, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा है ना, तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अगले सवाल सुनिएगा 289 नंबर का। बोला 5 × 10 पे पावर 4 प्लस 6 × 10 पे पावर 3 प्लस 4 × 10 माइनस 3 × 1/100। बोला इसका वैल्यू ज्ञात करिए। गौर करिएगा सर जैसा यहाँ पे हम लोगों से पूछा 289 नंबर के सवाल में 5 × 10 पे पावर सर 4 दिया है हम लोगों को, प्लस 6 × 10 पे पावर 3 दिया है, प्लस 4 × दिया है 10, माइनस दिया है 3 × 1/100 दिया है। तो सॉल्व करते हैं। ये जानते हैं कि नहीं जानते? कोई बच्चा तो है नहीं आप लोग कि 10 पे पावर 4 का मान 10,000 होता है और 10,000 गुना 5 करिएगा तो 50,000 ना, तो ये हो जाएगा कितना? 50,000। जरा सा गौर करिए, 10 पे पावर 3 1000 होता है, 1000 गुना 6 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 6000, और प्लस 4 गुना 10 40, और माइनस हो जाएगा 3/100। ये सबको जोड़िएगा सर, 50,000 6000 56,000 40, ये हो जाएगा 56,000 हो जाएगा सर कितना आप लोगों का? 56,040 हो जाएगा, माइनस 3/100 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 56,04000 माइनस 3/100 हो जाएगा। जब इसको सर माइनस कर दीजिएगा तो 10 में से 3 जाएगा 7, यहां हो जाएगा 9, यहां हो जाएगा 9, यहां हो जाएगा 3 0 6 5 बटा हो जाएगा 100। जब इसको सर भागा दे दीजिएगा तो 56,0 जैसा गौर करिएगा 56,039.97 आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन हम लोगों का कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल सुनिएगा, बोला है 90 नंबर में बोला 5 tan थीटा बराबर 4 है, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, बट भागा है 2 cos sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करिए। गौर फरमाइएगा सर जैसा यहाँ हम लोगों को सवाल लिखिए तो क्या दिया है 290 नंबर के सवाल में 5 tan थीटा बराबर दिया है 4, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा ना। हम लोगों से क्या पूछा है? 3 sin थीटा, देखिए जरा सा, और माइनस है 2 cos थीटा, और देखिए भागा मतलब सर बट्टा में दिया है 2 sin थीटा, और देखिए ना प्लस दिया है 3 cos थीटा। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते होइएगा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, यानी ये हो जाएगा sin थीटा का वैल्यू और ये हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू। तो sin के जगह 4 रखिए, cos के जगह 5 रखिए। तो देखिए जरा सा यहाँ पे 4 रखिएगा तो 4 × 3 12 हो जाएगा। तो देखिए 12 और माइनस, cos की जगह 5 रखिएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब बट्टा में 2 गुना साइन की जगह 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस देखिए cos का मान रखिएगा 5 × 3 15 हो जाएगा। तो ऊपर में घटाइएगा तो हो जाएगा 2 और नीचे में जोड़िएगा तो हो जाएगा 23, यानी आंसर हो जाएगा हम लोगों का 2/23 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले सवाल को 291 नंबर का बोला निम्नलिखित में सबसे न्यूनतम कौन सा है? गौर फरमाइएगा, सबसे छोटा कौन है सर? हम लोगों को पता करना, आइए देखते हैं। तो देखिए जरा 291 नंबर का सवाल ये दिया है 3/4 दिया है, 3/5 दिया है, आगे देखिए 3/7 दिया है, आगे 3/8 दिया है, आगे देखिए जैसा 3/11 दिया है सर। तब कम से कम दशमलव के 2 अंकों तक मान निकालिए सबका। तो देखिए यहाँ पे भागा दीजिएगा तो 4 × 7 = 28 और 2 × 4 = 20 हो जाएगा। 5 से भागा दीजिएगा तो 0.6 होगा, लेकिन पॉइंट के बाद कितना भी जीरो रख सकते हैं आप, कम से कम एक जीरो दे दीजिए। आप देखिए यहाँ पे भागा दीजिएगा तो पॉइंट हो जाएगा 7 × 7 = 28, 2 शून्य 7 दूना 14 है ना सर। यहाँ पे भागा दीजिएगा तो 8 × 24 हो जाएगा, 6 शून्य 8 × 7 = 56 हो जाएगा। यहाँ पे भागा दीजिएगा तो 11 दूना 22 8 शून्य हो जाएगा, 11 × 7 = 77 हो जाएगा। तो देखिए ना ये सबसे छोटा देखने में कौन लग रहा है? ये 75 है, 60 है, 42 है, 37 है, 27 है, सबसे छोटा 3/11 ही है ना। तो वही बोला कि बताइए सबसे न्यूनतम कौन है? तो 3/11 हो जाएगा। 3/11 न्यूनतम मतलब मिनिमम जो इसमें सबसे संख्या 3/11 आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। 92 नंबर का सवाल
293 नंबर का सवाल सुनिए। बोला है कि 144 पेंसिल 22.5 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदी गई और प्रत्येक पेंसिल 2.25 रुपया प्रति के दर से बेची गई, तो लाभ कितने प्रतिशत का हुआ। तो सभी लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि टोटल वस्तु खरीदाया कितना में, टोटल वस्तु बिका कितना में, तो लाभ कितना का हुआ, प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे हम लोग। जरा सा गौर करिए, टोटल क्रय मूल्य निकालते हैं। सबसे पहले बोला है 22.5 रुपया प्रति दर्जन, तो सर दर्जन मतलब 12 पीस 22.5 रुपया में खरीदा, 144 को खरीदा, तो 144 का क्रय मूल्य कितना होगा ये निकालेंगे। जरा सा गौर करिए, 12 पीस का क्रय मूल्य, 12 पीस का क्रय मूल्य है सर हम लोगों को दिया है 22.5 रुपया, है ना। तो एक पीस का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 22.5 बट्टा कितना हो जाएगा सर 12। 144 को खरीदा था ना, तो 144 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 22.5 बट्टे हो जाएगा आपका 12 और गुना हो जाएगा 144, है ना सर। देखिए ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे आएगा 00, तो यहाँ पे देखिए 12 है 144 होता है, यहाँ पे इसको काटिएगा तो ये जीरो कट जाएगा और 2 देखिए 5 दूना 10 होता है, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 पचे 25 और 2 छाके 12, गुना करिएगा इसको तो 5 छाके 30 और 6 चौका 24 और 3 हो जाएगा 27, यानी टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया सर 270 रुपया। अब टोटल विक्रय मूल्य निकालेंगे। 144 को खरीदा था तो 144 को बेचा होगा, बोला एक को बेचा 2.25 में, 144 को क्या रुपया में बिका होगा, तो यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो यहां पर एक बेचा 2.25 में 144 का विक्रय मूल्य, बोला 144 बट्टा हो जाएगा 00, 25 चौके 100, 25 नमा 225, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 छके 24, गुना करिएगा तो 9 छके 54 और 9 तिया 27 और 27 5 करिएगा तो 32 हो जाएगा। यानी टोटल खरीदा था 270 में, टोटल बिका है 324 में। लाभ न हुआ सर, अधिक रुपया में बिका तो लाभ हुआ, कितना रुपया का लाभ हुआ है यहाँ पर देखिए, तो लाभ हो गया यहाँ पे 30 यानी 54 रुपया का लाभ हुआ। हम लोगों से कितना रुपया का लाभ हुआ ये नहीं पूछा, बोला कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या करते हैं हम लोग, लाभ गुना 100 बट्टे क्या करते हैं सर क्रय मूल्य करते हैं ना हम लोग, बट्टा हो जाएगा 270, ये जीरो कट गया, 27 दूना 54, तो आंसर हो जाएगा 20% का इसको लाभ हुआ होगा। ठीक है, अगले सवाल से सुनिएगा। सवाल है कि संख्याओं के निम्नलिखित सेट की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका के लिए सर हमने एक अलग टॉपिक बनाया, वहां जाके देख सकते हैं, फिर भी यहां समझिए। माध्यिका मतलब होता है मध्य, जो मध्य में पकड़ाएगा वही माध्यिका कहलाएगा। लेकिन उससे पहले एक काम करिएगा कि जो डाटा दिया है या तो उसको बढ़ते क्रम में सजाइएगा या तो उसको घटते क्रम में सजाइएगा, उसके बाद जो मध्य में पकड़ाएगा वही माध्यिका कहलाएगा। तो आइए देखते हैं सर हम लोग यहाँ पे। तो देखिए हम लोगों को सवाल क्या दिया है 293 नंबर में डाटा दिया है, जो डाटा दिया है उसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो पहले देखिए 0 दिया है, फिर देखिए 1 2 बार आया है, फिर देखिएगा तो 1 2 बार आया सर, 2 बार आया है, 3 देखिए आपको कितना 3 बार आया है, 3 देखिए 3 बार आया है और 4 आपका 1 ही बार आया है और 5 जो है 1 बार आया है। टोटल डाटा कितना है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो डाटा है। इसको हमने बढ़ते क्रम में सजा दिया। अब जो मध्य में पकड़ाएगा वही माध्यिका कहलाएगा। तो देखिए तो 4 गो हम लोग इधर से छोड़ देते हैं और 4 गो इधर से छोड़ देते, तो मध्य में पकड़ाया 2 गो, तो इसका देखिए माध्यिका कैसे निकलेगा। 1 गो पकड़ाता तो वही आंसर हो जाता, और जब 2 गो पकड़ाएगा तो दोनों का योग बटे 2 करिएगा तब माध्यिका निकलेगा। यानी हो जाएगा 2 + 3 बटे 2 यानी 5 बटे 2 यानी ये कितना हो जाएगा अढ़ाई आंसर, यानी 2.50 आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है सर, अगला सवाल देखिए हम लोगों को क्या दिया है, बोला 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है, अंतर 12 वर्ष है, बोला उनकी आयु क्या होगा। गौर फरमाइएगा सर जरा सा यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है 294 नंबर में, बोला 2 भाई का अनुपात है, 2 भाइयों का अनुपात दिया है 5:8 दिया है, बोला दोनों भाइयों के एज में 12 वर्ष का डिफरेंस है। ये 12 दोनों की एज के डिफरेंस को दर्शाता है, तो अनुपात में भी दोनों का डिफरेंस ही निकालेंगे। अनुपात में दोनों का डिफरेंस कितना है सर 3, संख्या में दोनों का डिफरेंस कितना था 12 वर्ष, तो यहाँ दोनों ये अनुपात में डिफरेंस या संख्या में डिफरेंस दर्शाता है, दोनों सेम बात है, बराबर कर दिया हमने। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 4, अनुपात 1 का वैल्यू इसमें रखिएगा तो ये हो जाएगा 32 वर्ष का और ये हो जाएगा 5 के 20 वर्ष का। समझ में आ रहा है बस सर, बहुत आसान है सवाल। आगे बढ़ जाते हैं, सवाल सुनिएगा सर 295 नंबर का।
बोला जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेले जाता हूं तो 80 किलोमीटर पर आवर की गति से बिना रुके अपनी कार चलाता हूं। जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूं तो मैं ठहराव के साथ 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से ही समान दूरी तय करता हूं। प्रति घंटे कितनी देर का ठहराव है? 1 घंटा में कितना देर कहीं ना कहीं रुक जाता है सर? आप देखिए, वो अकेले जाता है ना तो 80 किलोमीटर पर आवर के चाल से जाता है, एकदम गाड़ी को हनहने ले जाता है। अब जब उसका परिवार जाता है साथ में तो चाल को थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे जाता है, तब उसका चाल हो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर। कहीं बीच में रुक के चाय पी लिया, कहीं पे रुक के पानी पी लिया, कहीं पे रुक के नाश्ता कर लिया, तो रुक रुक कर जाने की वजह से उसका चाल हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। बोला बताइए तो प्रति घंटा कितना रुक गया होगा? इसका एक ट्रिक है सर, सुनिएगा। ट्रिक जरा सा सुनिए, 295 नंबर का। प्रति घंटे ठहराव का समय बराबर हो जाएगा सर चाल का अंतर बटे करिएगा बिना रुके जो चाल होता है वो, बिना रुके चाल। तो गौर करिएगा तो सर दोनों चालों का अंतर कितना दिया हम लोगों को? 20 ना, तो अंतर हो जाएगा 20। अब बटा बिना रुके चलता है तो बिना मतलब अकेले जाता तो बिना रुके जाता था, बिना रुके जाता था तो वो चाल कितना था? 80, तो इतना घंटा हो जाएगा। तो 20 चौके 80 यानी 1/4 आवर, यानी प्रति घंटे 1 घंटा में 1/4 आवर कहीं ना कहीं रुका होगा। देखिए सर, तो यहां पे हो जाएगा कितना प्रति घंटे? इसको मिनट में बदल लेते हैं, 1/4 गुना हो जाएगा 60, मिनट में आ गया आप, यानी हो जाएगा आपका 15 मिनट। यानी क्या हो गया सर? यानी वही बोला कि 1 घंटा में कितना देर रुक गया होगा, तो 1 घंटा में वो 15 मिनट कहीं ना कहीं रुक के चाय पिया होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुनिएगा 296 नंबर का। बोला सरल करे 1.3/5 में से 1/2 भागा है 1/2 प्लस 1/5 का वैल्यू पूछा। गौर फरमाइएगा जरा सा, यहां पर देखिए सर 296 नंबर में बोला है। अच्छा, 1.3/5 को 8/5 लिख सकते हैं हम लोग, 8/5 लिख दिया हमने। माइनस 1/2 है तो कर दिया हमने, भागा है तो भागा 1/2, अब प्लस हमने कर दिया सर 1/5। इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो नीचे में हो जाएगा 10, 8 दूना 16, 16 में से 5 जाएगा तो 11/10। भागा है तो भागा, यहां एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 10, 2 पंचे, 5 दूना यानी 7/10 हो जाएगा। अब भागा को गुना में कन्वर्ट करिएगा तो ये पलट जाएगा, 10/7, 10 कटेगा तो आंसर हो जाएगा 11/7 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल सुनिएगा। देखिए यहां पर 297 नंबर का है। बोला 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ खंभों को काट के सर छात्रों बना लीजिए। कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए हैं और पाया गया कि प्रत्येक आइटम के 5 वितरित नहीं किए गए हैं, तो छात्रों की संख्या का पता लगाएं। गौर करिएगा सर, जरा सा यहाँ पर गौर करिए। देखिए हम लोगों को डाटा क्या दिया है 297 नंबर में। बोला पेन 50 गो है, पेन कितना है सर? 50 गो है। और पेंसिल कितना है? पेंसिल यहाँ पर दिया है, पेंसिल की संख्या दिया हम लोगों को 80। पैमाना क्या है? वो पैमाना मतलब सर स्केल, समझ रहे हैं ना आप लोग? पैमाना कितना दिया है यहाँ पर? 65 को दिया है। बोला है इन सभी को प्रत्येक विद्यार्थियों में समान बांटा। जब समान बांट दिया ना, प्रत्येक आइटम में 5 गो बच गया, यानी इसका भी 5 गो आइटम बचा है। यहाँ पेन 50 गो है, पेंसिल 80 गो है, पैमाना क्या गो है? 65 गो है। प्रत्येक का जब 5 गो आइटम बच गया तो हम ये जानना चाहते हैं सर बटा कितना। जब इसका 5 गो आइटम बच गया मास्टर के पास तो 45 गो बट गया होगा। इसका जब 5 गो आइटम बचा है मास्टर के पास तो इसका 75 गो बट गया होगा। इसका जब 5 गो आइटम मास्टर के पास बच गया तो इसका 60 गो बट गया होगा। अब ये तीनों का एचसीएफ ही बताएगा कि आखिर विद्यार्थियों की संख्या कितना है। तो जरा सा गौर करिएगा सर, इसका आप लोग एचसीएफ निकाल लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 15। ठीक है, अगला सवाल 98 नंबर का। बोला है एक्स और वाई किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि एक्स अकेले उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है तो वाई अकेले इस काम को कितने दिनों में कर पाएगा? गौर फरमाइएगा सर यहाँ पे। बोला एक्स प्लस वाई मिल जाता है ना,
तो 6 दिनों में पूरा काम कर देता है। y अगर x अकेले करता है तो वही काम को 9 दिन में करता है। बोला बताइए तो y अकेले करेगा तो कितना दिन में समाप्त होगा। ऐसे टाइम एंड वर्क सर हम लोग एलसीएम मेथड से बनाएंगे। ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना होता है, 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 36। ये टोटल काम को दर्शाता है, यानी ये टोटल वर्क को दर्शाता है कि टोटल काम कितना है। अब ये दोनों मिल जाता है तो बोलता भैया पूरा काम हम 6 दिन में कर देंगे। 36 काम जब 6 दिन में कर देगा, 36 काम 6 दिन में, तो एक दिन में क्या को काम करता होगा, 6 को ना। ये बोलता है अकेले, एक्स में इतना पावर है, बोलता हम अकेले पूरा काम 9 दिन में कर देंगे। 36 काम 9 दिन में, एक दिन में कितना काम, 4 काम करता होगा सर। तो ये दोनों मिलके एक दिन में 6 रोटी खाता है, ये अकेले एक दिन में 4 रोटी खाता है। तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि दूसरा पार्टनर एक दिन में कितना रोटी खाता होगा। वाई एक दिन में कितना खाता होगा सर, एक दिन में दोनों मिलके 6 रोटी खाता है। पता चल गया ये पेटू जो है एक दिन में 4 रोटी अकेले खाता है, तो दूसरा व्यक्ति कितना खाता होगा, 6 में से 4 गया, 2 रोटी खाता होगा। तो वाई एक दिन में 2 रोटी खाता है। 4 रोटी कितने दिन में खाएगा, 2 दिन में। आपने क्या किया, 4 में 2 से भागा दिया। हम बोलेंगे 36 रोटी कितने दिन में खाएगा, 36 में 2 से भागा दीजिए, यानी इसको समय कितना लगेगा, बराबर हो जाएगा 36/2 बराबर 18 दिन, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुनिएगा अगला सर देखिए 299 नंबर का है। बोले 63, 47, 85 में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान निकालना जानते हैं ना आप लोग। जरा सा गौर करिएगा 299 नंबर का सवाल। बोला है 6, 3, 4, 7, 8, 5 में 8 का स्थानीय मान कितना होगा। तो देखिए सर, इकाई अंक पर जो उसका स्थानीय मान पूछता तो 5 गुना 1 करके आंसर मार देते। ये दहाई अंक पर है, 8 गुना 10 करेंगे तो स्थानीय मान निकल जाएगा 8 का। बोलता 7 का स्थानीय मान, तो 7 गुना 100 करते हैं तो 7 का स्थानीय मान निकल जाता। फिलहाल तो हम लोगों को 8 का स्थानीय मान पूछा, तो 8 का स्थानीय मान बराबर हो जाएगा, दहाई अंक पर है सर ये, तो 8 गुना 10, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ करते हैं। 300 नंबर का सवाल, 300 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 5% की दर से लगने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 14.48 रुपया। तो बोला है वो धनराशि कौन सी होगी। तो जरा सा गौर करिए, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो सर, तो मूलधन निकालने का एक ट्रिक है। मूलधन बराबर होता है d इंटू 100 का क्यूब बट्टा होता है r स्क्वायर इंटू होता है 300 प्लस r होता है सर। यहाँ पे डिस्टेंस मतलब दोनों ब्याजों का अंतर, तो दोनों ब्याजों का अंतर देखिए तो कितना दिया है आपके बुक में, 14.48, तो 14.48 हो जाएगा। अब गुना 100 का क्यूब है तो आप करिएगा 100 गुना 100, अब गुना हो जाएगा 100, अब बट्टा में r स्क्वायर मतलब r गुना r देखिए सर हम लोगों को दिया है 5%, तो 5 गुना 5 हो जाएगा, और 300 प्लस r का वैल्यू 5 रखिएगा तो गुना हो जाएगा, यहाँ पर 305 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आएगा 1899.01, जिसको हम लोग सर 1899 अप्रोक्स मान सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल सुनिएगा 301 नंबर का। बोला है यदि y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y बराबर 12 दिया हो तो y का वैल्यू कितना होगा। जैसा गौर करिएगा सर 301 नंबर का। बोला है y स्क्वायर प्लस y बराबर दिया हम लोगों को 12, बोला y बराबर कितना होगा। जब सर हम लोगों से y का वैल्यू पूछा है तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो y का ही वैल्यू दिया होगा, तो कोई ऐसे ऑप्शनों को उठाएंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, मतलब LHS बराबर RHS हो जाए। हिट एंड ट्रायल मेथड से सर जो LHS बराबर RHS कर देगा वही y का मान होगा। तो पहला ऑप्शन लेते हैं हम लोग, कौन, यहाँ 2 लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 तब तो 6 ही हो पाता है सर, RHS के बराबर तो नहीं होता है, 2 नहीं होगा। -1 लेते हैं, -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा -1, तो 0 हो जाएगा, बराबर के 12 के बराबर तो नहीं है। आगे देखिए 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 4 20, तो 12 के बराबर नहीं है। अगला ऑप्शन देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे 3 रखिएगा तो 9 3 12 बराबर 12 हो जाता है। यानी सर ये हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग देखा कि y बराबर 3 जो है समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अगले सवाल से 2 नंबर का बोला है ए एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज की दर से लेता है, उसमें ब्याज छमाही में चक्रवर्धित होता है। उसने 1.5 वर्ष के पश्चात 1,96,891 रुपये अदा किए तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन पूछा है सर, और देखिए यहाँ पर छमाही का केस है। जब समाही का केस हो तो रेट को आधा और समय को तुरंत दुगुना कर दीजिएगा। गौर करिएगा जरा सा, यहाँ पे रेट को आधा करेंगे तो 302 नंबर में रेट क्या हो जाएगा हम लोगों का 8/2 बराबर हो जाएगा 4%। जरा सा गौर करिए आगे, समय को दुगुना कर देंगे तो 1.5 बरस था सर हम लोगों का, तो 1.5 गुना 2 कर देंगे तो हो जाएगा 3 बरस। समझ में आ रहा है ना बात आप लोगों को? समय को दुगुना कर दिया हम लोगों ने। बोला है 1.5 वर्ष के पश्चात 1,96,851 रुपया अदा किया। वो जो 1.5 वर्ष के बाद जो ये रुपया अदा किया सर, ये मूलधन और ब्याज जोड़ के अदा किया होगा, यानी ये मिश्रधन है और हम लोगों से मूलधन पूछा है। और आप लोग जानते होइएगा चक्रवृद्धि ब्याज के केस में मूलधन बराबर होता है या मिश्रधन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T। तो मिश्रधन हम लोगों को दिया है 1,96,851। मूलधन तो नहीं दिया है सर, मूलधन यहां हमने रख दिया। और यहाँ पे देखिए 1 प्लस R का वैल्यू हम लोगों को 4 दिया है, 4/100। पावर T दिया है कितना 3, तो ये देखिए 25 चौके 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 96,851 बराबर हो जाएगा P गुना 25 से कम 25, 26/25 को 3 टाइम्स गुना करना है तो 26/25 गुना हो जाएगा 26/25 गुना हो जाएगा 26/25 हो जाएगा। तो सर इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो P का वैल्यू आ जाएगा आप लोगों का 1,74,000 आ जाएगा 999.82 है ना सर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लगभग 1,75,000 रुपया आंसर। समझ में आ रहा है ना बात? ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अब सर थोड़ा फॉर्मूला पे तो हम डिस्कस कर नहीं सकते क्योंकि ये डिस्कशन क्लासेज है, आप फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करिए। तो इसके लिए चलिए, वैसे तो आप लोग जानते होइएगा तभी टेस्ट में आया है। 303 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है 100 लोगों के एक समूह में 86 या तो ठंडा पसंद करता है या तो आइसक्रीम। बोला 62 लोग ठंडा ड्रिंक पसंद करते हैं, 21 लोग दोनों पसंद करते हैं, तो आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? देखिए सर ये सवाल आपका वेन डायग्राम मेथड से बनेगा। चलिए इसको वेन डायग्राम मेथड से बनाते हैं। पहले तो 2 वृत्त इस प्रकार से बनाइएगा कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। ये हमने बना दिया। अब क्या बोला क्वेश्चन पे, टोटल कितना लोग है 100, उसमें से 86 लोग ऐसे हैं जो या तो ठंडा पसंद करता है या तो आइसक्रीम पसंद करता है, यानी कुछ ना कुछ पसंद करता है 86 लोग, कुछ ना कुछ। तो 14 लोग क्या करता होगा, कुछ पसंद नहीं करता होगा। 14 लोग कुछ पसंद नहीं करता, कुछ पसंद नहीं करता। जरा गौर करिएगा, कुछ पसंद नहीं करता है मतलब सर जिसकी बात हो रही है ठंडा और आइसक्रीम में से कुछ पसंद नहीं करता। 86 लोग कुछ ना कुछ पसंद करता है, ठीक है। अब ये पसंद करने वाला इसमें आएगा। 86 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, सारा इसमें लिखाएगा सर। आगे बोला है कि 21 लोग दोनों पसंद करते हैं। तो आप पहले पहला वृत्त को मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप आइसक्रीम मान लीजिए, इसको आइसक्रीम मान लीजिए और इसको मान लीजिए आप ठंडा, इसको मान लीजिए ठंडा। अब क्या बोला सर, जो दोनों पीता होगा इसमें लिखिएगा, जो ओनली ठंडा पीता होगा इसमें लिखना है और जो ओनली आइसक्रीम खाता होगा उसको इसमें लिखना है। अब बोला 21 लोग दोनों पसंद करता है, दोनों पसंद करता है, तो दोनों वाला को हमने बीच में लिख दिया। आगे बोला है कि 62 लोग ठंडा ड्रिंक पसंद करते हैं, ठंडा 62 लोग ठंडा पसंद करते हैं। तो सोचिए तो सर इसमें कौन कौन प्रकार का व्यक्ति होगा। हम बोलेंगे कि आज ठंडे का पार्टी देंगे, आ जाइएगा। जो ओनली ठंडा पीता होगा वो तो अबे करेगा, और जो ठंडा और आइसक्रीम दोनों खाता है वो भी ना जाएगा इसमें, बोलेगा हम तो ठंडा तो पीते ही हैं, अगर पार्टी चलेगा तो पी ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 62 में ओनली ठंडा वाला है और जो दोनों पीता है वो भी है। समझ में आ रहा ना। दोनों वाला जब साइड हो गया तो ओनली ठंडा वाला कितना होगा, टोटल यहां से लेके यहां तक ठंडा वाला 62 हुआ है, तो दोनों वाला जब साइड हो गया तो ओनली ठंडा वाला 62 में से 21 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 41 को। ओनली ठंडा वाला 41 को होगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो टोटल ओनली ठंडा 41 और दोनों वाला 21, तो आइसक्रीम वाला कितना होगा, टोटल तो पीने वाला कुछ ना कुछ 86 है, 86 में ये दोनों जोड़ के घटा दीजिए तो ये दोनों मिलके हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 62। तो 86 में से 62 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बच जाएगा। यानी ओनली आइसक्रीम वाला कितना लोग है सर,
24 को है। तो हम लोगों से पूछा आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या। आइसक्रीम तो 24 को तो लोग आइसक्रीम पसंद करता ही है। अगर ये 21 को दोनों पसंद करता है, मतलब इसको आइसक्रीम मिलेगा तो वो भी खा लेगा। तो टोटल आइसक्रीम वाला कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक, जरा सा करिएगा, टोटल आइसक्रीम वाला हो जाएगा 21 प्लस 24 बराबर हो जाएगा 45 आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।